Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss the second part of principles of organization. देखो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 10 प्रिंसिपल्स को आज हम करने वाले 10 के जो आगे कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें ये बोला गया था कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए सो दैट हर पर्सन को क्लैरिटी हो कि उन्हें करना क्या है. देन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आप वर्क को डिवाइड करेंगे अमंग योर एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड टेस्ट. तो इससे होगा क्या, सच अ डिवीजन ऑफ वर्क मेक्स एवरी पर्सन स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट इन हिज फील्ड. ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था. देन हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. इसमें ये बोला था कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है और हर डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली कंडक्ट हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना मस्ट था. ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे ये था आपका, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कॉमन गोल क्या होता है, सबका सेम होता है, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो कॉमन गोल अपने आप ही अचीव हो जाएगा. देन हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें हमने ये कहा था कि अगर हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी किसी काम को करने की. ठीक है. देन प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें यह था कि जैसे कि मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सबॉर्डिनेट को, तो अब हालांकि सबॉर्डिनेट को वो काम करना है, नो डाउट, बट मैनेजर भी इवेड नहीं हो सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अल्टीमेट तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है ना. जब ऑनर्स को, मैनेजमेंट को बात बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तब मैनेजर की होगी. तो यही बोला गया था, सुपीरियर कैन डेलीगेट अथॉरिटी टू हिज सबॉर्डिनेट्स फॉर द वर्क परफॉर्मेंस, बट बाय डूइंग सो ही कैन नॉट इवेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लाई ऑन हिम. ठीक है. देन था प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन. इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी मेन एक्टिविटीज के डिसीजंस लेने होंगे वो लेगा आपका सुपीरियर, और जो छोटी छोटी डेली रूटीन्स की प्रॉब्लम्स हैं, डेली रूटीन के जो आपके डिसीजंस लेने होंगे उसकी पावर दी गई है आपको सबॉर्डिनेट्स को. तो ऐसा करने से होता क्या था, सुपीरियर अपना टाइम बचाता था और वो सेव किया हुआ टाइम किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वो इन्वेस्ट करता था. ठीक है. देन स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या डिस्कस किया था, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स ओवर विच अ सुपीरियर कैन एक्सरसाइज कंट्रोल, सक्सेसफुल कंट्रोल इवन से, है ना. और सक्सेसफुल कंट्रोल कब होगा, जब आपके अंडर 5 या 6 सबॉर्डिनेट्स होंगे. तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे. देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आपको ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डायनेमिक होकर ही चलना पड़ेगा. अगर आप रिजिड होकर काम करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे. राइट. देन हमने किया था प्रिंसिपल फुल क्लैरिटी. हर एक ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर होना चाहिए आपको, एक्टिविटीज क्या करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, अथॉरिटी, पावर, सब क्लैरिटी होनी चाहिए सो दैट आप फोकस्ड होकर काम कर पाओ जैसे कि ये कर रहे हैं पर्सन. देन हमने डिस्कस किया था लास्ट प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस. प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस में ये था कि वर्कलोड सबका सेम होना चाहिए. ठीक है ना. ऐसा नहीं कि जो हाई कैपेसिटी है उसे आप ज़्यादा काम दे रहे हो, अदरवाइज लेस वाले को आप कम दे रहे हो, तो वो लेस वाला तो कभी सीखेगा ही नहीं. वो तो ये सोचेगा लेस कैपेसिटी कह के मेरा काम चल रहा है तो क्यों मैं इनिशिएटिव्स लूँ, क्यों मैं कोई चीज़ सीखूं, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर है, एक बार रिकॉल हो गया होगा आपको. चलिए आज का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं 11th प्रिंसिपल से, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. देखो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि जब भी किसी सबॉर्डिनेट को कमांड दी जाएगी ना, एक टाइम पर एक सुपीरियर ही उसे कमांड करेगा. अगर एक टाइम पर नंबर ऑफ सुपीरियर उसे कमांड करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसकी कमांड को प्रायोरिटाइज करना है, और होगा क्या, वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो देखो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर एट अ टाइम. इफ देर आर मोर देन वन सुपीरियर टू गिव ऑर्डर्स टू अ सबॉर्डिनेट्स, he will not be able to understand as to whose orders should get priority, किसके ऑर्डर को पहले हम प्रायोरिटी दें, एंड कंसिक्वेंटली his efficiency will be reduced. और होगा क्या, उसकी एफिशिएंसी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. देखो अब जैसे कि एक फिगर्स दो दे रखी हैं आपको. फर्स्ट फिगर क्या है आपको, ये M1. सो M1 क्या है आपका, मैनेजर्स. S1, S2, S3 योर सबॉर्डिनेट 1, 2 एंड 3. ठीक है. अब देखो यहां पर आपका एक ही सुपीरियर है, मैनेजर 1 से आपको यहां पे कमांड मिल रही है, सुपीरियर 2 भी मैनेजर 1 से ले रहा है और सुपीरियर 3 भी मैनेजर 1 से ले रहा है. तो यहां पर तो हर चीज बहुत ही क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं रहेगा.
ठीक है, कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, डिलेमा है ही नहीं यहाँ पर। बट अगर हम बात करें सेकंड फिगर की, तो सेकंड फिगर में क्या है, जो सबॉर्डिनेट 1 है ना, ये वाला, इसको ऑर्डर मैनेजर 1 से भी मिल रहे हैं और मैनेजर 2 से भी मिल रही है। तो ये कंफ्यूज हो सकता है कि मुझे पहले किसका काम करना है, क्या मुझे मैनेजर 1 के ऑर्डर को फॉलो करना है या फिर मुझे मैनेजर 2 के ऑर्डर फॉलो करने हैं। सिमिलरली सबॉर्डिनेट नंबर 2 भी 2 बंदों से ऑर्डर ले रहा है, मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2, ठीक है। तो अल्टीमेट सेम रीजन। सिमिलरली सबऑर्डिनेट नंबर 3 मैनेजर 1 भी से ऑर्डर कर रहा है, मैनेजर 2 भी से ऑर्डर कर रहा है। तो इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे पहले काम क्या करना है, कौन सा बाद में करना है। तो होगा क्या, ये कंफ्यूज रहेंगे, इनको समझ ही नहीं आ रही है। तो अल्टीमेटली आपको कमांड देने वाला एक पर्सन ही होना चाहिए एक टाइम पर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर प्रिंसिपल। देखो स्केलर प्रिंसिपल क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बाउंड टुगेदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ चेन। मतलब सीक्वेंसिंग फॉलो करनी। इसका ना एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, ए पर्सन है, यहां पर ये आपका ए पर्सन है। अगर हम देखें कि ए पर्सन को बात करनी है, यहां पे ले लो आप डी पर्सन से, ठीक है, तो वो अब क्या करेगा, डायरेक्टली नहीं आ सकता कि ए से ऐसे उठ के यहाँ पे डी पे आ गए। नो, ए को पहले बी से बात करनी पड़ेगी, बी को सी से, देन सी के थ्रू डी तक पहुंचेगा उसका मैसेज। अगर हम बात करें यहाँ पर ए पर्सन को बात करनी है पी पर्सन से, ठीक है। अब अगेन एक जाएगा एल के पास, एल जाएगा एम के पास, एम जाएगा एन, एन ओ के पास, ओ जाएगा पी के पास, ना कि ए डायरेक्ट आएगा पी के पास। तो मतलब एक चेन है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। हालांकि एक गैंग प्लान का भी कोई सीन है, वो मैं बाद में बताती हूँ। बट जो अभी आपका प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि आपको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो। इससे होता क्या है, आपको पता चलता रहता है कि सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल all the persons working in an organization should be bound together from top to bottom in a chain. This will clarify as to who is the superior and who is the subordinate. Scalar chain makes relationship clear and the communication becomes effective. एग्जाम्पल क्लियर है आपको? देखो गैंग प्लैंक एक एक्सेप्शन है इसकी। गैंग प्लैंक ये कहता है कि अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे ना तो आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो गैंग प्लैंक एक ऐसा प्लैंक है, मतलब अगर आप देखो एफ को बात करनी है, अगर डायरेक्ट हम बात करें पी से तो डायरेक्टली लिंक हो सकता है। बट हमारा स्केलर चेन है तो हम कह रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंसिंग में ही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी ये कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना सिंपल होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या पोजीशन है उनकी, किस प्लेस पर उन्हें काम करना है, ठीक है। जितना हो सके हमें नंबर ऑफ पोस्ट को लेस करना होता है सो दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए। देखो कई बार हम ये कहते हैं ना कि क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी, है ना। तो सेम चीज यहाँ पर है। नंबर ऑफ पोस्ट आप कम निकालो बट जितनी निकालो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि आप नंबर ऑफ, देखो अगर मैं बोलूँ कि आप पेपर में टोटल क्वेश्चन है 9, ठीक है, आपको 9 अटेम्प्ट करना है, आप 9 के 9 अटेम्प्ट कर रहे हो नो डाउट, बट सबका थोड़ा थोड़ा लिख रहे हो तो अच्छे से तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया, वहां पे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अगर आपने कोई भी 4 करे होते बट 4 बेस्ट होते तो आपके लिए वो अच्छा रिजल्ट लेके आते। तो ये क्या कहते हैं, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। क्लियर? क्या कहते हैं, देखो प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी में बोला गया है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल सो दैट एवरी इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड हिज पोजीशन और प्लेस इन इट। एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ पोस्ट शुड बी लेस विच विल मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड द कोऑर्डिनेशन विल बी ईजी। आपको एक इमेज बनाकर दिखाई गई है कि देखो जो चीज आप डायरेक्टली, रेड लाइन दिख रही है ना आपको, तो डायरेक्ट भी तो हम जा सकते थे, तो आप डायरेक्टली जाओ बजाय कि जिगजैग के थ्रू आप जाओ, ठीक है। तो ये जितना हो सके आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सिंपल बनाओ। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या कहते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी हिंड्रेंस इन द स्मूथ रनिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो कोई भी काम ना रुकना नहीं चाहिए आपका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल्स नहीं आनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स इट शुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड दैट इवन इफ समबडी लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन
somebody else should immediately take over his work. अगर आपकी कंपनी में से कोई पर्सन जाता है छोड़कर, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम इस तरह से कंटिन्यू रहना चाहिए कि जो न्यू पर्सन आएगा ना, वो इमीडिएटली आपका काम को टेक ओवर कर सके. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर चेक्स. क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, arrangements should be exist in an organization so that one man's work is checked by the another person. ये तो सिंपल है, रेगुलरिटी पे आप अपने काम को चेक करते जाएंगे. नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी. देखो प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी क्या कहते हैं? द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड एज टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स एट द मिनिमम कॉस्ट. देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि जो भी आप अपने अटेन कर रहे हो ऑब्जेक्टिव्स को, वो कम से कम लागत पर हो, कम से कम उसकी कॉस्ट आनी चाहिए. ठीक है. एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड सक्सेसफुल इफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन वर्कर्स इट कैन अफोर्ड देम द मैक्सिमम जॉब सेटिस्फेक्शन. कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल तब माना जाएगा अगर हम बात करें वर्कर के व्यू पॉइंट से. अगर उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन हाई लेवल का है तो हम बोलेंगे कि कंपनी क्या है? सक्सेसफुल है. बट अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी एफिशिएंट तब मानी जाएगी या कंपनी सक्सेसफुल तब मानी जाएगी जब वो अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं एज वेल एज एट लो प्राइसेस. ठीक है. हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एफिशिएंट. लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन. देखो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, आप उन सभी को इन्वॉल्व करिए इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. मतलब देखो एक चीज है, आप बीइंग अ टॉप एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन लेते हो. ठीक है. अब अल्टीमेटली आपने तो वो वर्क नहीं ना करना, आपने डिसीजन लेके छोड़ दिया. काम करने वाले कौन है? आपकी एम्प्लॉयज हैं. अगर आप एम्प्लॉयज को साथ लेकर डिसीजन लेंगे तो आपके एम्प्लॉयज भी खुश होंगे, वो भी सेटिस्फाइड होंगे, हैप्पी होंगे, प्राउड फील करेंगे कि हमें हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने साथ लेके कोई काम किया है. तो जब उनका एक हैप्पीनेस होगी, सेटिस्फैक्शन होगी, तो जब वो काम करेंगे ना, एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो बहुत ही स्मूथ मैनर में करेंगे, है ना, हार्मनी के साथ करेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. तो इससे होगा क्या, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस हो जाएगा, स्वीट रिलेशन डेवलप होंगे. तो इसीलिए कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन होना मस्ट है. क्या कहते हैं? दिस प्रिंसिपल सीक्स टू इन्वॉल्व ऑल दोज पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. बाय डूइंग सो द डिसीजन कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड. सबसे मेन है कि डिसीजन बहुत अच्छे से स्मूथ मैनर में आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी, एंड स्वीट रिलेशनशिप्स अमंग द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स आर एस्टैब्लिश्ड. देखो जैसे कि आप ये फर्स्ट इमेज आपको दिखा रहा है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज आप सबको इकट्ठे लेके काम करवा रहे हो. ठीक है ना. जब आप कुछ सोच रहे हो, कुछ थिंकिंग कर रहे हो. सेकेंड इमेज भी ये बता रहा है जितने भी लोग हैं आपकी एम्प्लॉयज में, कंपनी में, सबको आप साथ लेके सोच रहे हो. हालांकि जो सेंटर वाला ये आपका टॉप एग्जीक्यूटिव है, बट आपने क्या किया, साथ में येलो, रेड, ब्लू, पर्पल वाले में जो कलर्स है ये आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, इनको लेकर चल रहा है सुपीरियर. तो कहीं ना कहीं जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो खुश रहेंगे. और जब लास्ट में देखो वर्क करने की बारी आई तो सब मिलके काम कर रहे हैं. ठीक है ना. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रही इनके बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा. तो इसीलिए कहा गया कि डिसीजन मेकिंग जब हो तो पार्टिसिपेशन सबका इक्वल इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो आज हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस करिए. एक पार्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया था 10 तक. ठीक है. 10 प्रिंसिपल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. आज हमने 11 से लेके 17 तक डिस्कस किए हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.